सही है। अच्छा, ये जो है अभी हम ये बात करेंगे कि लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कि कितनी टाइप्स होती हैं। हमने देखा था कि एंटरप्राइज लेवल डेटाबेसेस होती हैं और जो है आपके पास ऐसी डेटाबेस होती हैं जो सिंपली आपके पास सिंगल यूजर्स वगैरह के लिए होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक्सेस देखी थी, एमएस एक्सेस देखी थी। तो एमएस एक्सेस में हमें ये पता चला था कि ये हमारे पास जो है वो एमएस ऑफिस के साथ ही आ जाती है, यानी इसमें वर्ड पावर पॉइंट के साथ ही आ जाती है। तो वो आपके पास होती है, आप चाहें तो उसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर जो है वो सारे ऑप्शन मौजूद होते हैं जो कि नॉर्मली आपके पास ऑफिस के अंदर होते हैं। सही है ना? और स्पेशली ऑफिस के साथ साथ वो वाले ऑप्शन मौजूद होते हैं जो कि डेटाबेस के लिए भी जो है वो ज़रूरी होता है ना। तो अभी मैं आपको एक्सेस जो है वो ठीक है, आई थिंक सो आप लोगों को जो है एक्सेस की स्क्रीन नज़र आ रही होगी। ये मैंने ऑफिस के अंदर जाके जो है ओपन की है। तो देखें इसमें ये ब्लैंक डेटाबेस आ रहा है। वैसे तो ये बिल्डिंग में इनके पास होती हैं काफ़ी डेटाबेसेस वगैरह, और इसके अंदर जो है वो प्रोग्राम्स वगैरह भी नज़र मतलब चल जाते हैं, या इसके अंदर प्रोग्रामिंग भी होती है। अच्छा, ये आपको नज़र आ रही है तो टू लिख के तो बताएं पहले। ठीक है। अच्छा, ये देखें, ये मैंने ओपन करी ब्लैंक डेटाबेस। तो ये ब्लैंक डेटाबेस जो है ये नाम पूछ रहा है। सही है। और ये डॉक्यूमेंट के अंदर जो है वो सेव होगी। तो अभी मैं नाम चेंज नहीं करता, यही रख देता हूँ डेटाबेस में। ठीक है। तो ये जो क्रिएट हो गई, अब इसके अंदर ये जो है ना, मैंने आपको क्या डेफिनेशन दी थी। ये एम एस एक्सेस है, एक्चुअली एक डेटाबेस है जिसके अंदर हम टेबल्स वगैरह जो है वो क्रिएट करते हैं ना। तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था इंटरप्राइज डेटाबेसेस होती हैं जैसे एसक्यूएल सर्वर, माई एसक्यूएल और ओरेकल। और ये भी बताया था मैंने आपको कि ये जो है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट होती है। लेकिन साथ में आपको ये भी बताया था कि एम एस एक्सेस जो है वो ऑफिस के साथ आती है, और एक ऐसी डेटाबेस होती है कि जिसके अंदर जो है हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए डिफॉल्ट में एक टेबल जो क्रिएट होकर आ रहा है, और ये हमको ऑप्शन दे रहा है कि हम कुछ राइट करें तो उसके बेसिस के ऊपर जो है ये हमें मतलब वो फील्ड ये डिफाइन कर देगा। तो जो ये कॉलम्स होते हैं वो ये वाले होते हैं। सही है। जो कॉलम्स वगैरह होते हैं वो ये वाले होते हैं, और इस तरीके से जो है वो फील्ड होती है। अब अगर मैं जो हूँ वो अगेन न्यू पे जाता हूँ। ठीक है। तो देखें ये जो बिल्ड इन है, सही है, बिल्ड इन है, इनमें से कोई पहले ओपन करके देखते हैं। सही है। ये डाउनलोड करने के लिए गया हुआ है, ये डाउनलोड करेगा उसका डेटा वगैरह, और फिर जो है वो हमें एक डेटाबेस जो है वो क्रिएट करके दिखाएगा। ठीक है। ये देखें इस नीचे मैसेज आ रहा है कि वेट करें, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो टेम्पलेट कर रहा है आपके लिए, क्रिएट कर रहा है। तो बिल्ड इन भी डेटाबेसेस होती हैं, वो हमें जो है क्रिएट करके दे देता है। अब ये हमारे पास बिल्ड इन आ गई ना। इसके अंदर देखें स्टार्टअप मेन्यू सब कुछ उन्होंने जो है वो डिफाइन किया हुआ है या बना के दिया। मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पे ये वो फॉर्म्स है जो मैंने आपको बताया था कि क्रिएट होते हैं, और क्रिएट होने के बाद जो है डेटा जाता है। और ये जो है आपके पास टेबल्स नजर आ रहे हैं, ये देखें टेबल्स लिखा हुआ है, और टेबल्स के नीचे ये बिल्ड इन टेबल्स हैं। उन्होंने एक हमने जो है टेम्पलेट ओपन की है जो डेटाबेस पहले से बनी हुई थी, तो उसमें उन्होंने टेबल्स दिए हैं, उसमें जो क्यूरीज हैं वो दी हैं। क्यूरीज का मतलब ये है कि हम जो है उससे कंफर्म करते हैं कि कोई बात, या उससे क्वेश्चन करते हैं कि वो नाम बता दें कस्टमर के जिन्होंने पेड पेमेंट वगैरह नहीं किया। इसके अंदर माइक्रोज है, माइक्रोज है वो प्रोग्राम्स को कहते हैं जो कि एम एस ऑफिस के अंदर हम क्रिएट करते हैं। और ये भी बहुत ज़्यादा जो है हमारे पास हेल्पफुल होते हैं कि जब आपके पास कोई ऐसा काम होता है कि बार बार कॉपी पेस्ट करना है, सो ऑन, तो इस तरीके से जो है ना ये आपको हेल्प आउट करते हैं। ठीक है। इसकी प्रोग्रामिंग बहुत आसान होती है, वीबीए में होती है, यानी विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस के अंदर इसकी प्रोग्रामिंग होती है। तो आप अपने तौर के ऊपर ये नहीं है कोई आपको सिखाए, तो ये आप खुद भी ये जो है सीख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक टेबल है, इसको मैं ओपन कर रहा हूँ, तो ये देखें टेबल के अंदर ये क्या है, ये फील्ड नेम है, एक्टिविटी टाइप्स। सही है। सो ऑन, जो भी इसके अंदर बिल्ड इन फील्ड्स इन्होंने पहले से बनाई हुई है ना। ये मल्टीप्लायर है, उसकी डिस्क्रिप्शन है, सो ऑन। अब मैं दूसरा टेबल ओपन करता हूँ, तो ये दूसरा टेबल, इसमें उन्होंने कोई डेटा नहीं डाला हुआ। प्रोफाइल उन्होंने ये डिफाइन की है। बहरहाल सो ऑन, इस तरीके से ये उन्होंने बिल्ड इन टेबल सिर्फ इसलिए दिए कि आप जो है वो काम अगर मतलब ज़रा फास्ट स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो कर लें, वरना इसके अंदर ये भी होता है कि हम जो है वो नया टेबल वगैरह क्रिएट करते हैं तो उससे जो है हम वर्किंग करते हैं। अगर इसकी ज़रूरत पड़ती है तो फिर जो है वो मैं दोबारा इधर लेके आ जाऊँगा, क्योंकि हम लोग जो है वो पहले इसकी थ्योरी देख लें।
तो इसमें अगर आपको याद हो, ये मैंने आपको बताया था कि क्रिएट टेबल, तो अभी जो मैंने ओपन की थी एमएस एक्सेस, अच्छा एसक्यूएल सर्वर, क्योंकि दोनों माइक्रोसॉफ्ट की हैं तो ज़्यादातर उन्होंने यही किया है, तो उसकी स्क्रीन वगैरह सब कुछ जो है वो उसी मतलब सेम है। इवन ये कि ओरेकल में भी जो है वो आपको प्रॉब्लम नहीं होती माई एसक्यूएल में। सिर्फ एक दफ़ा क्रिएट करना आना चाहिए टेबल्स वगैरह, फिर आप कर लेते हैं क्रिएट। का जाहिर बात है जब हम क्रिएट टेबल करेंगे तो हमसे पूछेगा कि जी फील्ड बताएं कौन कौन सी फील्ड या कॉलम क्रिएट करना है। जो लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा या ब्लैंक गुजर रहा है, तो उनको याद दिलाने के लिए मैं बता देता हूँ कि ये इस तरीके से हमारा टेबल होता है। ये टेबल नेम है, ये कॉलम्स होते हैं, पहले भी बताया था आपको, एट्रीब्यूट्स, कॉलम, फील्ड इनको कहते हैं, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम को। और ये जो लाइन नज़र आ रही है इसके नीचे, ये कहलाती है रिकॉर्ड्स, रो या टपल। तो ये तमाम बातें मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो अब ये पहले क्रिएट होगा टेबल। जब आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं उसकी भी हमने बात की थी कि सॉफ्टवेयर जब आप बनाते हो तो पहले जो है वो टेबल क्रिएट कर लेते हैं, फिर आप जो है वो फ्रंट एंड और बैक एंड की जो हमने बात की थी, फिर आप ये वाला जो है फॉर्म्स बनाते हैं ताकि यूज़र से आप इनपुट लें, और यूज़र से इनपुट जब वो लेते हैं तो उसके बाद आप जो है वो यहाँ पे सेव कर देते हैं जो मैंने नीचे टेबल बनाया था। और उसके साथ जो है वो फिर आप क्या करते हैं, जो आपकी जिनके लिए आपने बनाया वो खुद ही डेटा अपना इनपुट करते रहते हैं डे बाय डे, जो उनकी सेल्स वगैरह होती है, सही है। उसके बाद ये आप पहले से तैयार कर देते हैं कि एक क्लिक के ऊपर आप उनको जो है ना कोई भी उनकी वो कस्टमाइज रिपोर्ट्स होती हैं या इंफॉर्मेशन जो जनरेट होती है वो चाहिए होती है, ठीक है ना। तो वो जो है आप उनको बता देते हैं। और डेटा माइनिंग को जो हमने देखा था, वो हमने ये देखा था कि ये डेटा वही कन्वर्ट डेटा इनटू इन्फॉर्मेशन से मैंने बात शुरू की थी जो आपको पहले बताई थी, और फिर इसको हम जो है वो आगे तक लेके चले गए थे डेटा साइंस और बिग डेटा तक, और मशीन लर्निंग की भी हमने बात की थी कि मशीन लर्निंग जो है वो किस तरीके से हेल्पफुल होती है, कि वो डेटा में से आपकी इन्फॉर्मेशन जो है एक्सट्रैक्ट करके आपको दे देती है, सही है। लेकिन अब ये ज़रा चेंज चीज़ है कि ये इसमें प्रोग्राम नहीं करना पड़ता, बल्कि हम उससे पूछ रहे होते हैं और वो जो है हमें आंसर दे देती है। तो इसका मतलब है कि आपके पास एआई, मशीन लर्निंग एआई की ब्रांच, तो वो भी इतनी एडवांस हो गई है कि वो जो है आप उसको प्रोग्राम किए बगैर, हाँ इतनी आप लोगों को करना आना चाहिए कि ट्रेन कैसे करते हैं डेटा को, यानी जो उसकी जो छोटी, आपके पास इतनी ज़्यादा लंबी सिंटेक्स की कमांड नहीं होती स्पेशली पाइथन के अंदर, तो आप डिफाइन कर देते हैं कि कौन सा आपका डेटा, उसको बता देते हैं, और डेटा के बाद आप उसको लर्निंग करवा देते हैं। लर्निंग के बाद फिर जब वो लर्न कर लेता है तो उसके बेसिस के ऊपर आप उसको प्रेडिक्ट करने को कहते हैं कि अब आप मतलब, ये वही वाली एग्जांपल हो गई जो मैंने आपको बताई थी कि जैसे आपको पढ़ाया जाए उसके बाद आपका एग्ज़ाम लिया जाए, सही है? तो अब आप में से कुछ बच्चे जो अच्छे नंबर लेके आएंगे, कुछ बच्चे जो अच्छे नंबर नहीं लेके आएंगे, तो जो अच्छे नंबर लेके आएंगे इसका मतलब उन्होंने जो लर्निंग की है वो अच्छी की है। तो ऐसे ही मशीन लर्निंग के मॉडल्स होते हैं कि अगर आपका डेटा भी सही है और उसके बेसिस के ऊपर वो आउटपुट जो जनरेट करते हैं तो उसकी एक्यूरेसी देखी जाती है, यानी कि उन्होंने कितना सही जो है आउटपुट अपना जनरेट किया। तो अगर वो आउटपुट सही जनरेट कर रहे हैं तो ये एक्यूरेसी डिपेंड करती है, फिर कभी 90% होती है, कभी 93% होती है, कभी 95, कभी कभी कम आ रही होती है 60%, तो आप क्या करते हैं दोबारा उसको लर्निंग के लिए देते हैं। अच्छा, फिर हमारे पास ये हमने स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, सही है। स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, आई थिंक सो, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज जो है वो हमने, बस सही है, सही है, सही है। जब मैं आपके क्वेश्चन भी देख लेता हूँ, अभी क्वेश्चन एक आया है, The declarative paradigm is a programming paradigm. Logic of a computer with good. ये लिखा है 12687, नाम पूरा नज़र नहीं आ रहा, एक मिनट में इसको बड़ा कर, इसने लिखा है शामून ने लिखा है, सही है। अच्छा, ये वे भी ये बोल रहे हैं कि अभी जो है डीबीएमएस जो है वो हमारे हमने जो देखा वो डीबीएमएस है जी, आपका सॉफ्टवेयर जो कि टेबल वगैरह क्रिएट करता है, सही है। अच्छा, ये सर हम पढ़ चुके हैं भैया, ये मैं मुझे पता है आप पढ़ चुके हैं, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ अगेन कि ये जो इससे रिलेटेड है, जो अभी हम पढ़ रहे हैं ना इससे रिलेटेड है, इसलिए मैं अगेन आपको बता रहा हूँ। अब मैं वहीं पे चलता हूँ। ये देखें, मैंने अभी आपसे बात क्या की कि ये उस वक्त आपको स्क्रीन नहीं नज़र आ रही थी, और मुझे जो है वो किसी ने नहीं बताया, सही है। मुझे सिर्फ जो है वो आई थिंक सो, नाम याद नहीं, बहरहाल एक सिर्फ एक स्टूडेंट ने बताया कि स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, तो ये आप जो है ना स्क्रीन शेयर नहीं हो, और तो आप लोग बता दिया करेंगे, ये भी बता दिया करेंगे इस वक्त स्क्रीन शेयर। अच्छा, हमने ये जो मैं बात कर रहा था उसको दोबारा मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं ये कह रहा था स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज ये तकरीबन हर डेटाबेस में होती है हमारे पास, नंबर वन। नंबर टू ये कि ये जो है एक जनरल लैंग्वेज है, सारी डेटाबेस जो सपोर्ट करती हैं
इससे क्या कर सकते हैं, इससे हम इंसर्ट कर सकते हैं रिकॉर्ड, डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, और सेलेक्ट का मतलब है सर्चिंग कर सकते हैं। तो अब इस बात को बताने के बाद मैं जो है आपको डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर लेके गया था, ये बताने के लिए कि ये भी एक डेटा स्ट्रक्चर है, डेटाबेस। और ये जो है हमने तमाम के तमाम ऑपरेशन जो है हमने पहले ये इसमें डेटा स्ट्रक्चर में पढ़े थे कि ट्राइवर्सिंग कर सकते हैं, इंसर्शन कर सकते हैं, डिलीशन कर सकते हैं। एक तो मैंने आपको ये बताने के लिए यहाँ पे लेके आया था, और दूसरा ये मुझे आपको बताना था कि जब हम जो है वो डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग पढ़ रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें हम ये नहीं बताते हैं कि हमें जो है कैसे करना है, बल्कि ये बताते हैं कि हमें क्या चाहिए। और इसकी एग्जाम्पल के अंदर हमने देखा था ये स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज है। तो इस वजह से मैं जो हूँ आपको इधर ऊपर लेके गया था बताने के लिए कि क्या रीज़न है, क्या हम इन चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं या नहीं। सही है। अब जो है अब जो है वो ये बात करते हैं कि ये स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज जो है वो वर्किंग कैसे करती है। तो इसकी वर्किंग के लिए देखें, इसके अंदर जो है अगर इस वक्त जो है ना एक टेबल है। सही है, इस वक्त एक टेबल है। अब आपने जो है इस एग्जाम्पल को गौर से देखना है क्योंकि इस टेबल के बेसिस के ऊपर जो है हम इसको सॉल्व करेंगे। ये टेबल है, इसमें जो है वो 3 स्टूडेंट है। सही है, मैं फुल नेम नहीं ले रहा, एम, जॉन और जैक। सही है, 3 है इनके, ये डिपार्टमेंट है, डेट ऑफ फायरिंग ये है। सही है, ये किस कमांड से आया, सेलेक्ट एस्टेरिक फ्रॉम स्टूडेंट। ये हमने ट्राइवर्सिंग की है। जब हम एस्टेरिक लिख देते हैं तो एस्टेरिक का मतलब होता है कि तमाम कॉलम। अब इसमें कॉलम कितने हैं, स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट नेम है, डिपार्टमेंट आईडी है और डेट ऑफ बर्थ है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अगर हमने लिखा सेलेक्ट सेलेक्ट एस्टेरिक फ्रॉम स्टूडेंट, तो हमने क्या ऑपरेशन परफॉर्म किया, ट्राइवर्सिंग, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि तमाम के तमाम हमें रिकॉर्ड शो करो। तो इत्तेफाक की बात ये, इसमें 3 ही रिकॉर्ड थे तो तीनों रिकॉर्ड जो है वो हमें शो हो गए। अच्छा, अब सेकंड स्टेप करते हैं। अब हम ये कह रहे हैं इससे इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, स्टूडेंट के अंदर इंसर्ट करना है। और वैल्यूज 4 हम किसके लिए दे रहे हैं, हम दे रहे हैं स्टूडेंट आईडी के लिए। ये ऑटोमेटिकली पहली वैल्यू पहले वाले कॉलम में राइट कर देगा। सेकंड, ये ऑर्डर आपको याद रखना है कि दूसरा वाला स्ट्रिंग था तो आपने देंगे सिंगल कोट दिया हुआ है। सही है, इसमें सिंगल कोट देते हैं, इसमें डबल कोटेशन नहीं देते सी शार्प की तरह। अच्छा, तो ये क्या, ये वाला नेम जो है इसमें सेव कर देगा। अभी इसके बाद ये कर भी रहा है। 3 इसने डिपार्टमेंट आईडी जो है वो सेव कर दी, और ये जो थी डेट ऑफ बर्थ सेव कर दी। तो जैसे ये कमांड एग्जीक्यूट करके हम इंटरप्रेस करेंगे तो ये ऑपरेशन हो जाएगा कि ये जो है आईडी इसकी 4 हो जाएगी, इसका नाम ये आ जाएगा जो हमने ऊपर दिया हुआ है। ये 3 देखें, ये आपके पास जो है इसका डिपार्टमेंट आईडी आ गया, और ये जो है डेट ऑफ बर्थ आ गई। ठीक है, ये हमारा एक ऑपरेशन हुआ। और कौन सा ऑपरेशन है, इंसर्ट। इंसर्ट से हम क्या करते हैं, नया रिकॉर्ड इनपुट करते हैं, और एंड ऑफ द तमाम रिकॉर्ड जो होते हैं उसके एंड में करते हैं। तो ये हमने कर दिया। उसके बाद जो है वो हम क्या कर रहे हैं, हमें ये पता चला, लेट सपोज कि ये जो जॉन का है आपके पास डिपार्टमेंट। सही है ना, ये डिपार्टमेंट जो है वो 3 है, 1 हमने गलती से टाइप कर दिया था। तो अब जो है वो हमें अपडेशन करनी है इसकी। सही है, तो इसके लिए आपके पास अपडेट का है सिंटेक्स। अच्छा, इसके अंदर देखें, जब हमने इंसर्ट किया तो हमने क्या कोई लूप वूप चला के इसको बताया है कि आपने जो है एंड ऑफ द फाइल में ये वैल्यूज जो इंसर्ट करनी है। हमने सिर्फ ये बताया कि आपने ये करना है, कैसे करना है नहीं बताया। तो डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग के अंदर जो है वो हमने यही वाली बात कही थी कि हम जो है ये नहीं बताते हैं कि कैसे करना, यानी रेसिपी नहीं बताते। रेसिपी जो है वो उसके पास होती है, बिल्ड इन होती है। सही है, जैसे सी शार्प के अंदर आपने कोई टेबल प्रिंट कराना है तो पूरा फॉर का लूप आपको चलाना पड़ता है। यूजर से एक नंबर इनपुट लेते हैं, फिर आप लूप चलाते हैं। तो उसमें आपको ये भी बताना होता है कि ये लूप जो है कहाँ से कहाँ तक चलेगा। तो वो इसका क्या मतलब, हाउ भी बताना पड़ता है। व्हाट तो करते हैं, लेकिन इसमें हम खाली व्हाट बता रहे हैं। इसमें कैसे एग्जीक्यूट होगा, कैसे ये रिजल्ट लेके आएगा, ये नहीं बता रहे, ये बिल्ड इन है। अच्छा, उसके बाद ये है अपडेट आपने कर दिया, ये 3 जो है देखें रिकॉर्ड अपडेट हो गया। सही है, ये जैसे ही हमने अपडेट करा, फिर हमने कहा सेलेक्ट एस्टेरिक फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू 6। सही है, स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू 6 नहीं, ये स्टूडेंट आईडी जो है इसकी कौन सी है, 2 है। सही है, इधर ये जो टाइपिंग मिस्टेक है। तो ये जो है आपके पास ये हो गया 2 जॉन। सही, और ये हो गया। यहाँ पे आप डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू 3 लिख सकते थे या स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू 2 लिख सकते थे। सही है, तो फिर आपको ये रिकॉर्ड जो है वो शो करता। अच्छा, फिर उसके बाद अगेन अब जो है वो आप सेलेक्ट एस्टेरिक फ्रॉम स्टूडेंट आप जो है वो दे रहे हैं। ठीक है। अच्छा, डिलीट, अब आप जो डिलीट की कमांड यूज कर रहे हैं, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू 1। इसका क्या मतलब है कि आप जो है वो स्टूडेंट की आईडी यानी कि 1 जो है वो ये डिलीट करना चाह रहे हैं। तो जैसे आपने डिलीट की कमांड एग्जीक्यूट करी
तो उसके बाद क्या हुआ, ये डिलीट की कमांड एग्जीक्यूट हो गई, फिर आपने करा है सेलेक्ट एस्टेरिक फ्रॉम स्टूडेंट, यानी कि तमाम का ये ट्राइवर्सिंग होती है कि तमाम के तमाम रिकॉर्ड जो है स्टूडेंट के शो करो। तो इसमें देखें वो रिकॉर्ड नंबर 1 अब शो नहीं कर रहा, क्योंकि वो हम जो है वो डिलीट कर चुके हैं। यहाँ पे स्टूडेंट आईडी जो 1 थी वो हमने यहाँ पे डिलीट कर दी। तो बहरहाल ये होता है तरीक़ाकार, इसके अंदर ये जो वर्किंग कर रहे होते हैं। इसकी और एग्जाम्पल जो है सेलेक्ट की एग्जाम्पल, वो आप इस तरीके से हो सकती है सेलेक्ट की एग्जाम्पल के वेयर आईडी फ्रॉम 100 टू 500, यानी कि आप जो है वो 500 100 टू 500 तक जो भी स्टूडेंट की आईडी उनको चेक करना चाह रहे हैं। सही है। अच्छा, फ्रॉम का क्या मतलब, फ्रॉम और इन, इन का मतलब है कि ये इंक्लूडेड है, फ्रॉम का मतलब है कि 10 100 टू 100। अच्छा, ये इन बिटवीन ये इन्होंने एक्चुअली ये एमसीक्यूज है, इसमें से सही जो है सिंटेक्स सेलेक्ट करनी है, लेकिन मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि वेयर आईडी, इसके अंदर ये वाला जो है बिटवीन, ये सही है। सही है। बाकी ये है कि अभी हम एमसीक्यूज नहीं कर रहे हैं। ये देखें सिलेक्ट, इसकी और एग्जांपल देखें, सेलेक्ट एस्टेरिक फ्रॉम ए, ए इधर क्या है, ए जो है वो हमारे पास है टेबल का नाम, वेयर नेम्स लाइक। अच्छा, ये पर्सन इसलिए लगाते हैं कि स्टार्ट में कुछ भी हो, बीच में जो है बी ए आर का वर्ड आ रहा हो, सही है, यानी नेम के अंदर, और फिर पर्सन के बाद कुछ भी हो। तो ये देखें आप, इसके अंदर जो आपके पास सेकंड नाम आ रहा है उसमें बी ए आर आ रहा है, उससे पहले भी कुछ आ रहा है, उसके बाद भी कुछ आ रहा है। तो पर्सन का जो सिंबल है वो भी हम इसमें यूज करते हैं, ये बताने के लिए कि आपके पास जो है इसके बाद में या इससे पहले कुछ भी हो, लेकिन ये वर्ड आना जरूरी है। तो इसमें देखें इसने रिटर्न करा है खाली एक रिकॉर्ड। ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है बहुत सारी एग्जांपल नेट के ऊपर फिगर के थ्रू भी आपको मिल सकती हैं। ये आपके पास एक टेबल है, ये तो खैर सबके सब शो कर रहा है इसके अंदर। ठीक है। लेकिन ये है सिलेक्ट एस्टेरिक फ्रॉम टीचर। तो टीचर का क्या मतलब है कि टीचर के अंदर जितने टीचर के रिकॉर्ड है, इसमें सिर्फ 4 रिकॉर्ड हैं, तो वो शो कर रहा है। सही है। और देखें ये कॉलम वाइज आप सेलेक्टेड कॉलम भी करवा सकते हैं। अब इधर फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, एडमिशन है और ग्रेड है। तो अगर आप यहाँ पे चाहते तो एस्टेरिक भी लगा सकते थे। सही है, क्योंकि सारे कॉलम आ रहे हैं। अगर आप चाहते खाली इधर फर्स्ट नेम लिखते तो खाली ये वाला कॉलम शो करता, ये 2 लिखते फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, तो ये 2 कॉलम शो करता। तो इसके अंदर जो आप सेलेक्टेड भी आप जो है यूज कर सकते हैं। ठीक है। बहरहाल ये मैं अभी नेट से मैंने ऐसे सेलेक्ट लिख के इंटर कर दिया था, तो आप देख लें कितनी जो है वो इधर आपके एग्जाम्पल्स आ सकती हैं। सेलेक्ट फ्रॉम टेबल नेम नहीं, सेलेक्ट एस्टेरिक फ्रॉम टेबल नेम, एस्टेरिक लगाना ज़रूरी होता है। सही है। तो फिर वो अली अकबर ने ये क्वेश्चन करा है, तो मैं उनको जवाब दे रहा हूँ कि एस्टेरिक लगाना ज़रूरी होता है। उसमें फील्ड जो है ना, एस्टेरिक का मतलब होता है कि पूरा टेबल शो करे। अगर आप जो आपने लिखा है सेलेक्ट फ्रॉम टेबल नेम, तो उसमें जो है वो शो नहीं करेगा, एरर दे देगा। ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो डेटाबेसेस हो गई। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस भी हमने देख लिया था कि डिस्ट्रीब्यूटेड डिफरेंट जगह डेटा उनका स्टोर होता है, और जो सेंट्रलाइज डेटाबेसेस होती हैं उनका जो डेटा एक जगह स्टोर होता है। अच्छा, उसके अलावा जो है वो हमने ये भी देख लिया था कि ये हमारे पास जो है ईआरपी, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ये जो सिस्टम है ये एक तरीके से पहले एमआईएस आया था, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसके बाद आपके पास आया इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। तो इसके अंदर जो पीएफ किट आपको पता है कि एक जो है वो बीएस इसमें भी करवाता है। तो एक्चुअली ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर ये बिल्डिंग सॉफ्टवेयर है, बहुत सारी कंपनी, ऑरेकल और आपके पास जो है माइक्रोसॉफ्ट, बहुत सारी कंपनीज जो है ये बनाती हैं ईआरपी, लेकिन ये बिजनेस का सॉफ्टवेयर होता है कि आपके पास पूरी की पूरी मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो, बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसकी तमाम जो एक्टिविटीज़ है वो रिकॉर्ड हो जाती हैं और तमाम आपको इन्फॉर्मेशन ये दे देता है। यानी एक सोल्यूशन प्रोवाइड किया गया है ईआरपी के नाम से, कि लोग जो थे वो पहले ये करते थे कि जगह जगह जाके ये छोटे सॉफ्टवेयर हाउस से सोल्यूशन बनवाते थे, तो वो जो है कभी सक्सेसफुल होता था, कभी नहीं होता था, कभी किसी को कोई प्रॉब्लम होती थी। तो इसलिए उन्होंने उसका हल ये निकाला कि रिसर्च के बाद एक बिजनेस को, एक जनरल बिजनेस को क्या क्या चीज़ें जो है ज़रूरत होती है, उसके बेसिस के ऊपर जो है एक सॉफ्टवेयर जो है क्रिएट कर दिया। और ये जो वर्ल्ड वाइड, अच्छा ये एक्सपेंसिव बहुत होता है। एक्सपेंसिव जो है वो आपके पास इस लिहाज से होता है कि जब आप इसको इंस्टॉल वगैरह करवा रहे होते हैं अपनी कंपनी के अंदर, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट, जहाँ पे जिस भी कंपनी का आप लेते हैं। सही है। एसएपी भी है। तो जिस भी कंपनी का आप लेते हैं तो वो सपोर्ट बहुत ज़्यादा आपको दे रहे होते हैं हर तरीके से, आपको पूरा इंस्टॉलेशन में सो ऑन। तो इसलिए इसकी जो है वो आपके पास कॉस्ट ज़्यादा है, और ये जो आपको
इंफॉर्मेशन रिटर्न करता है, हाई लेवल, मिडिल लेवल यानी मैनेजर, हाईएस्ट लेवल के मैनेजर, मिडिल लेवल मैनेजर, और उससे जो नीचे का स्टाफ है, तो सबको इन्फॉर्मेशन ये दे रहा होता है। सही है। तो उसके बाद अब जो ये आपके पास क्लाउड पे भी होने लगा है, सही, क्लाउड ईआरपी अब मतलब ऑन प्रेमाइसेस होने लगा है और क्लाउड पे भी होने लगा है। तो क्लाउड के ऊपर आपके पास ये आसानी है कि आप जो है वो, आप क्लाउड का कोई आप ईआरपी अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको इतने ज़्यादा कॉस्ट उसकी नहीं देना पड़ती। क्लाउड का जो कुछ भी है वो आपको मंथली जो है वो देना पड़ता है। तो मंथली के ऊपर वो बहुत सारे सॉफ्टवेयर मतलब ये आपको दे देते हैं। इसके अंदर ये होता है जैसे आप एक मेन्यू, एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, मेन्यू पे सेलेक्ट करते हैं कि ये चीज़ चाहिए, ऐसे आप जो क्लाउड के ऊपर बता देते हैं कि ये सॉफ्टवेयर मुझे चाहिए। तो क्लाउड जो है वो आपको उस वो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करके दे देता है। उसके लिए आपको कोई लाइसेंस नहीं लेना होता। ये स्पेशली उन कंट्रीज़ के लिए क्लाउड बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है जहाँ पे जो है आपके तमाम जो सॉफ्टवेयर है वो लाइसेंस वर्जन होते हैं। जैसे अब आप यूज़ करते हैं सी शार्प, तो उसके लिए विंडोज़ भी चाहिए, उसके लिए विजुअल स्टूडियो भी चाहिए। तो अगर आप अमेरिका के अंदर होते तो ये आपको कॉस्टली पड़ रहा होता। तो फिर लोग क्या करते हैं, लोग जो है उन्होंने ये एक शॉर्टकट निकाला कि मंथली कुछ रेंट दे देते हैं, और इतना ज़्यादा नहीं होता, या ईयरली कुछ रेंट वगैरह दे देते हैं, और उसके बेसिस के ऊपर वो जो है जो क्लाउड है उसने ख़रीदा हुआ होता है विद परमिशन के, वो अपने जो यूज़र्स को भी देगा। तो क्योंकि उसने एक बड़ा सा वर्जन लिया हुआ होता है और उस पर वो पेमेंट भी कर रहा होता है, और उसकी पेमेंट वो कहाँ से पूरी करता है, वो जो आप लोग उसको रेंट देते हैं उससे जो वो पूरी करता है। तो उसमें फिर आपको ये एडवांटेज होता है कि आपकी वहाँ पे प्रोफाइल बन जाती है, आपके फ़ोल्डर्स होते हैं, वहाँ पे आप अपना वर्क कर लो, और अपना वहाँ पे जो है जो भी सॉफ्टवेयर हैं वो। और दूसरा एक और भी उसमें एडवांटेज है कि आपको जो है वो अपनी प्रोसेसर भी दे देते हैं। अगर आपका कोई सॉफ्टवेयर ऐसा है जो कि आपके पास रन नहीं हो सकता, तो वो क्या करते हैं, वो जो है आपको अपने सर्वर्स के ऊपर, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्वर्स होते हैं उनके पास, तो उसकी कोई मेमोरी एरिया आपको एलोकेट कर देते हैं। उससे ये होता है कि आप अपना अगर पुराना कोई सिस्टम है जिसके अंदर ज़्यादा मेमोरी नहीं है या प्रोसेसर की ज़्यादा पावर नहीं है, तो आप अपने उसी सिस्टम पे वर्क करते हुए क्लाउड की जो है मेमोरी या उसकी प्रोसेसिंग पावर जो है वो शेयरिंग कर लेते हैं। तो ये जो है क्लाउड कंप्यूटिंग के नाम से ये मतलब ये एक नई फील्ड है। नहीं नहीं, ओल्ड हो गई अब तो, लेकिन ये कि क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो अभी तक हेल्प कर रहा है बहुत सारी फील्ड्स के अंदर, कि आपको जो है वो क्लाउड के ऊपर बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। और चीप इसलिए है कि जब आप खुद खरीदते थे ये सारी चीज़ें तो आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ती थी। अब आपको खुद नहीं खरीदना पड़ रहा, अब आप सिंपल एक रेंट देते हो, क्योंकि वो बहुत सारे होते हैं इसके अंदर। वही डिफरेंस आ गया कि आप जो एक ऊबर करो और एक जो है आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर बैठ के जाओ। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बहुत सारे लोग होते हैं और वो अपने डेजिग्नेशन तक पहुंच जाते हैं ना। ठीक है। तो इसी तरीके से जो है वो आप इसमें भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये रिलेशनल डेटाबेस और ऑब्जेक्ट, अच्छा ये जो है एक प्रोसेस होता है पूरा। लेट्स सपोज के ये जो है, अच्छा ये आपके पास ये सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है, सही है। ये अभी हमने देखा, ये एटीएम की भी हो सकती है कि एटीएम जो यूज़र एक वक्त में यूज़ कर रहा है, ये एक ब्रांच है, ये दूसरी ब्रांच है कंपनी की, और ये सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है। तो ज़ाहिर बात है वो जो है इधर यहाँ से भी एक्सेस किया जा सकता है, यहाँ से भी एक्सेस किया जा सकता है, वर्ल्ड में कहीं से भी, क्योंकि अब नेट भी है आपके पास। और ये डेटाबेस है, उसमें फॉर एग्जांपल एक रिकॉर्ड है। तो रिकॉर्ड अगर जो है वो आप उसको ओपन करने की कोशिश करें, और फर्ज करें कि ये यूज़र भी जो है वो एक्सेस कर रहा है, और ये यूज़र भी, ए और बी दोनों एक साथ इसी रिकॉर्ड को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये वो वाली बात हो गई कि ये इस तरीके से जो है वो आपके पास रोड है, सही। ये बल्कि एक कार खड़ी है और ये एक कार खड़ी है, सही है। और जो रोड है, रोड आपके पास जो है वो ऐसी है, ये रोड है। अब दोनों एक दूसरे के सामने खड़ी हो गई हैं, रास्ता नहीं दे रही। ये कहता है मैं पहले जाऊंगा, ये कहती है, ये वाला कार वाला कहता है मैं पहले जाऊंगा। तो ये क्या होता है, ये कहलाता है डेड लॉक, सही है। कि एक अगर ये आपस में, और ये हमारे यहाँ तो पाकिस्तान में तो आपको अक्सर हर जगह यही नज़र आ रहा होता है। तो अब ये वाला जो डेड लॉक है, अगर ये दोनों एक साथ एक्सेस करने की कोशिश करें सिमल्टेनियसली, और पूरे वर्ल्ड कनेक्टेड होती है, सही है, पूरी वर्ल्ड के अंदर ये कनेक्टेड होता है, तो कोई यूज़र कहीं से भी कनेक्ट हो सकता है। तो अगर ये रिकॉर्ड है और एक साथ एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं तो प्रॉब्लम आ जाती है। जब ये प्रॉब्लम आ जाती है तो उसका क्या हल निकाला है डेटाबेस ने ना,
तो ये जो है ये फिगर आप देख लें। अब हम उसकी तरफ चलते हैं कि जब वो दोनों एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो उसके अंदर ज़ाहिर बात है, जब भी आप उसके अंदर या तो इंसर्ट कर रहे होते हैं रिकॉर्ड, या डिलीट कर रहे होते हैं, या आप जो उसको अपडेट कर रहे होते हैं, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है ट्रांजैक्शन। सही, ट्रांजैक्शन। इसमें एग्जांपल जो है वो मनी ट्रांसफ़र की दी गई है बैंक अकाउंट्स की एग्जांपल के तौर पर, लेकिन आप जो है वो नॉर्मली यही करते हैं कि इंसर्ट कर रहे होते हैं एडिट डिलीट फॉर्म। सही है। अच्छा, अब वो ट्रांजैक्शन जो है वो मेमोरी के अंदर हो गई। अब ये इसी फिगर की तरफ दोबारा चलते हैं, और ये सपोज करते हैं कि इसमें जो है वो आपके पास ये वाला, यानी कि ये अभी नहीं आया, ये आया। अगर ये आया है और इसने जो है यहाँ पे कोई चीज़ सेव की है, सही है, अभी हम एक यूज़र की बात कर रहे हैं, और इसने सेव की है, तो उसके पास दो ऑप्शन अभी भी मौजूद है। या तो वो परमानेंटली सेव कर दे, या फिर उसको जो अंडू कर दे। सही है, अंडू कर दे। अच्छा, जो जब वो परमानेंटली सेव करता है, सही है, तो उसको आप कहते हैं कमिट। ठीक है, कमिट पॉइंट होता है वो। अगर आप कमिट लिख देते हैं तो इसका मतलब है अब आप जो है कंफर्म कर रहे हैं कि ये वाला रिकॉर्ड आप जो है डेटाबेस में इनपुट करना चाह रहे हैं, यानी सेव करना चाह रहे हैं। और एक कमांड होती है रोल बैक की। अगर आप रोल बैक कर देते हैं तो इसका मतलब होता है आप अंडू कर रहे हैं। सही है, रोल बैक होता है तो अंडू कर रहे हैं। तो ट्रांजेक्शन के अंदर दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप जो है उसको कमिट कर दें, या आप रोल बैक कर दें। ये जो बात जिसकी समझ में आ गई है वो टू लिख के बताएं। ठीक है। अच्छा, अब जो है वो, अब प्रॉब्लम वो है समल्टेनियस क्या होता है? पैरेलल। ये वर्ड आप याद रखें, एक साथ। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कंप्यूटर स्पेशली डिसिप्लिन के अंदर। ये बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, वो एक साथ प्रोसेसर को भी मतलब एक्सेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ये जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो साइमल्टेनियस एक्सेस प्रॉब्लम, यानी दो यूज़र एक साथ जो है वो राइट करना चाह रहे हैं। तो ये क्या होगी? ऐसी ट्रांजेक्शन ज़ाहिर बात है इनकरेक्ट भी हो सकती है, क्योंकि दोनों ने राइट किया है। पहले कौन सा राइट करेगा, बाद में कौन राइट करेगा। सही है। और क्या होता है कि वो जो अपडेट हो रही है वो लॉस भी हो सकती है। तो इसके लिए उन्होंने जो सोल्यूशन निकाला है, जो जो अभी मैं बता रहा था, वो क्या कहलाता है? लॉकिंग। ठीक है, लॉकिंग करता क्या है? वो ये करता है कि जब आपके पास कोई यूज़र उसको एक्सेस कर लेता है ना, तो वो क्या करता है? वो आपके पास उसको जब तक रखता है लॉक अपने पास, जब तक वो उसको सेव करके बाहर नहीं आ जाता। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? ये जो इस फिगर के अंदर है, अब फर्ज करें ये आपके पास नैनो सेकंड का भी फर्क आ रहा है ना, तो नैनो सेकंड के, यानी इसने एक नैनो सेकंड पहले किया, तो अब इसको दे देगा एक्सेस, और इसको जो है वो वेट करने, इसको वेटिंग में या क्यू में रख लेगा। ठीक है, जब ये सेव करके बाहर आएगा तो फिर इसको देगा। तो एक तो ये तरीका है। अच्छा, ये जब करता है जब आपके पास जो है कोई आप राइटिंग कर रहे हो, या तो राइटिंग का मतलब या तो डिलीट करें। राइटिंग का मतलब याद रखिएगा, अब सिर्फ राइटिंग का मतलब ये नहीं होता कि सेव करना। डिलीट कर रहे हैं तो भी हम राइटिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि उसको वहाँ से रिमूव कर रहे होते हैं, उसकी जगह ब्लैंक राइट कर रहे होते हैं, या उसको वहाँ से रिमूव कर रहे होते हैं। नंबर वन। नंबर टू, अपडेशन का भी मतलब है राइटिंग करना, क्योंकि आप किसी एक फील्ड में या दो फील्ड में चेंज कर रहे होते हैं, उसका भी मतलब है राइटिंग। और तीसरा ये कि आप राइट ही कर रहे होते हैं, इंसर्ट का मतलब तो है ही राइटिंग। तो इसमें ये तीनों ऑपरेशन किस चीज़ के हो गए? ये राइटिंग के हो गए। अच्छा, एक जो ऑपरेशन है सर्चिंग करना है, वो किसका होगा? रीडिंग का होगा। अब सर्चिंग का भी ये नहीं है कि रीडिंग का सिंपल ये नहीं है कि आपको रीड करना, इसमें सर्चिंग भी आ जाता है, इसमें ट्राइवर्सिंग भी आ जाता है, क्योंकि ट्राइवर्सिंग क्या है? प्रिंट ऑल रिकॉर्ड। तो इसमें मतलब आप हर रिकॉर्ड रीड करते हैं। सही है। और एक और वर्ड मैंने बताया था, रिट्रीव करना। सही है, रिट्रीव का मतलब भी रीडिंग होता है। तो ये जो है ये लॉक कर लेगा, तो ये प्रिवेंट करेगा कि दूसरा जो है उस ट्रांजेक्शन को जब तक एक्सेस नहीं कर सकता, जब तक वो इसको जो है ना क्लोज ना कर दे अपनी ट्रांजेक्शन को, मीन्स वो सेव ना कर दे। जैसे वो सेव करेगा फिर अगले को दे देगा। अच्छा, रीडिंग के अंदर वो ये अलाउ कर देता है, क्योंकि रीडिंग में उसको पता है कि आप भी सर्चिंग कर रहे हो, वो भी सर्चिंग कर रहा है, आपने कुछ राइट नहीं करना। तो रीडिंग में शेयर लॉक करता है वो। शेयर लॉक का क्या मतलब होता है कि अगर दो एक साथ एक्सेस कर रहे हैं, तो उसने डेटा को तो लॉक किया, लेकिन दोनों को उसने एक्सेस दे दिया, क्योंकि वो या तो सर्चिंग कर रहा है वन बाई वन, या फिर ये कि पूरा टेबल प्रिंट करा रहा है। तो वो भी रीडिंग में आता है ना। तो रीडिंग के अंदर जिसमें कोई चेंज नहीं हम कर रहे होते डेटा में, तो उसमें शेयर लॉक अलाउ होता है। एक शेयर लॉक वो कर देता है, यानी दो को एक साथ जो है, या तीन जितने भी यूजर उस वक्त आ रहे हैं उसको रीड कर रहे हैं, तो वो शेयर लॉक ये होता है कि वो उसको एक्सेस दूसरा भी कर सकता है उस दौरान। शेयर लॉकिंग ये होती है। और लॉकिंग क्या होती है? लॉकिंग जो होती है वो कंफर्म लॉक होता है, कि अगर एक यूजर कर रहा है तो दूसरा उसको जो है वो चेंज नहीं कर सकता। ये किस चीज़ में होता है? ये राइटिंग में होता है।
तो एक बात तो आप क्लियर कर लें कि कंप्यूटर के अंदर सिंपल दो ऑपरेशन हो रहे होते हैं डेटा के ऊपर ना, या तो रीड करना या राइट करना। अब रीडिंग का ही हमने नाम जो है वो क्या कर दिया, ट्राइवर्सिंग भी कर दिया, सर्चिंग भी कर दिया। राइटिंग का नाम हमने क्या कर दिया, इंसर्ट भी कर दिया, अपडेट भी कर दिया, डिलीट भी कर दिया। ऑपरेशन तो ये डिफरेंट है, लेकिन इसके अंदर जो है सब कुछ जो है वो राइट हो रहा है। अगर ये वाली बात क्लियर हो गई है तो 3 लिख के बताइए। तो इसको देखते हैं, ये जो हमारे पास एंटिटी है, ठीक है ना, ये वर्ड हम लोगों ने देख लिए थे। एंटिटी किसको कहते हैं, वो हर वो ऑब्जेक्ट, सही है, जिसके मुतालिक हमें जो इंफॉर्मेशन रखनी होती है। फील्ड, ये जो ऊपर वाला कॉलम है, इसके 3 नाम मैंने आपको बता दिए थे, डेटा आइटम, एट्रीब्यूट, फील्ड। एंटिटी सेट, ये हम किसको कहते हैं, ये कहते हैं टेबल को। टेबल का दूसरा क्या नाम है, रिलेशन। तीसरा क्या नाम है, तीसरा नाम खुद टेबल ही है। कभी कभी फाइल भी, जो आपके ओल्ड टाइम्स के अंदर आप डेटा सेव करते थे तो उसको आप फाइल कहा करते थे। रिकॉर्ड और टपल्स। स्कीम क्या होती है, स्कीमा, स्कीमा जो है वो ये होती है आपके पास के आपका स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन के उसके अंदर कितनी फील्ड है और कौन कौन सी। इसमें जो है 4 फील्ड है, कौन कौन सी, एम्प्लॉय आई डी, एम्प्लॉय नेम, एड्रेस और डिपार्टमेंट आई डी। ठीक है। अच्छा, अभी जो है वो 2 10 हो रहे हैं, तो आप लोग जो है वो